जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के इस मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट में। इसको हम फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस पे आपके क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के और देखते हैं क्वेश्चंस को। टोटल आपको इसमें 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि सभी चैप्टर्स से संबंधित होंगे इंग्लिश के। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वी ऑलवेज प्ले क्रिकेट बट टूडे वी डैश बैडमिंटन। फिलर का यह प्रश्न है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज हम लोग बैडमिंटन क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन है ए आर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, सी प्ले और डी प्लेज। तो देखिए यहाँ पे अर्थ से भी स्पष्ट है कि हम लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आज बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है कि वी ऑलवेज प्ले क्रिकेट बट टुडे वी आर प्लेइंग बैडमिंटन। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, द वीडियो विल हेल्प यू इफ यू डैश टू हिम। कह रहा है कि द वीडियो विल हेल्प यू, वीडियो तुम्हारी मदद करेंगे, इफ यू डैश टू हिम। ऑप्शन है हमारा ए वेंट, बी विल गो, सी गो और डी गोज। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी भी है। याद रखिएगा, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको कराया है कि जब भी कंडीशनल वाक्य हो और फ्यूचर टेंस वाला वाक्य हो, जैसे कि ये होगा तो ये होगा, जैसे कह रहा है कि द वीडियो विल हेल्प यू, वीडियो तुम्हारी मदद करेंगे, इफ यू डैश टू हिम, यदि तुम उनके पास जाओगे। तो जब फ्यूचर की बातों में जब कंडीशन आ जाता है, तो जो कंडीशन वाला वाक्य होता है, याद रखिएगा, जो कंडीशनल वाक्य होता है, जो कंडीशनल वाक्य होता है वो क्या होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनता है। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, द वीडियो विल हेल्प यू इफ यू गो टू हिम, वीडियो तुम्हारी मदद करेंगे यदि तुम उनके पास जाते हो। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। कह रहा है, व्हेन इट रेन्ड आदित्य डैश एन अम्ब्रेला। ऑप्शन है हमारा ए वाज कैरिंग, बी कैरीड, सी हैज कैरीड और डी कैरी। तो हमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाज कैरिंग। व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा हुई, आदित्य वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला, आदित्य एक छाते के साथ जा रहा था या जा रही थी, अगर वो मतलब अपने साथ एक छाता कैरी किया, ठीक। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वाज कैरिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा प्रश्न, ही इज डैश टू दिस प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल का प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा ए एन, द और नो आर्टिकल। सही आंसर हो जाएगा हमारा एन। ही इज डैश ईयर टू हिज प्रॉपर्टी। इसको ईयर पढ़ते हैं, हीयर नहीं पढ़ेंगे, इसको ईयर पढ़ेंगे। और जब ईयर पढ़ेंगे तो ये भवेल का काम करेगा, और जब भवेल का काम कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ही इज एन ईयर टू दिस प्रॉपर्टी, वह इस प्रॉपर्टी का इकलौता क्या है, वारिस है या उत्तराधिकारी है, ठीक। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, नॉन ऑफ द बॉयज डैश कम। नॉन ऑफ द बॉयज डैश कम। ऑप्शन है हमारा ए हैज, बी हैव, सी वाज और डी वर। हमारा सही आंसर हो जाएगा हैज। नॉन ऑफ द बॉयज हैज कम। नॉन ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया। ये जितने वन या बॉडी वाले वाक्य हैं, जितने वन या बॉडी वाले जो वर्ड होते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब जो होता है, नाउन जो होता है प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नॉन ऑफ द बॉयज हैज कम, वाज यहाँ पे होगा नहीं, और हैव और वर्ब तो जो है प्लूरल है तो दोनों हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग का आंसर हैज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न, रमन वुड सक्सीड इफ ही डैश। यहाँ पे भी कंडीशनल वाक्य है, लेकिन ये वाक्य जो है फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पास्ट वाली बात की जा रही है। तो जब पास्ट वाली बात की जा रही है तो इसको पास्ट में बनाएंगे। रमन वुड सक्सीड, तो इस तरह पास वुड आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो इधर भी क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट का हो गया, ये जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का भी है, और ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रमन वुड सक्सीड इफ ही ट्राइड, अगर रमन कोशिश किया होता तो वह सक्सेस हो जाता। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, द आर्ट ऑफ कुकिंग इज इन एंशियंट इंडिया। द आर्ट ऑफ कुकिंग डैश इन एंशियंट इंडिया।
विल परफेक्ट, चूंकि एंशियंट इंडिया की बात की जा रही है तो पहला ऑप्शन को तो ऐसे ही खारिज कर देंगे क्योंकि फ्यूचर बताता है विल। वाज परफेक्ट हो सकता है, परफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि परफेक्टेड यहाँ पे वर्ब का हमको यहाँ पे वर्ब चाहिए ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा एक ही आंसर हो सकता है बी, द आर्ट ऑफ कुकिंग वाज परफेक्ट इन इंडिया, सॉरी इन एंशियंट इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न, गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए मोनार्की, बी ऑटोक्रेसी, सी प्लूटोक्रेसी और डी अरिस्टोक्रेसी। ठीक, तो मैं सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑटोक्रेसी। ठीक, आंसर सही कहा जाएगा ए ऑटोक्रेसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, इफ नहीं होगा, प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि वह औरत, वह शादीशुदा औरत, मैरिड वुमेन का प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि अपने पति के अलावा किसी दूसरे के साथ उसका शारीरिक संबंध जो औरत रखती है, इस चीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का अर्थ होता है बहुविवाह, ये बिल्कुल नहीं होगा, देखिएगा बहुविवाह होता है, बहुविवाह। दूसरा ऑप्शन का है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को कहते हैं अति कामुकता, सॉरी प्यूबर्टी का अति यौन संबंध, इसका कहते हैं यौन संबंध, यौन संबंध प्यूबर्टी को कहते हैं। इसका अर्थ होता है, लिचेरी का अर्थ होता है अति कामुकता, अति कामुकता। और एडल्ट्री का अर्थ होता है व्यभिचार, इसका अर्थ क्या होता है? व्यभिचार। ठीक, तो यह व्यभिचार क्या कहलाता है? वह जब कोई स्त्री अपने पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध रखती है, तो इस घटना को, इस चीज को कहते हैं एडल्ट्री यानी व्यभिचार कहते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एडल्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10वां प्रश्न, आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज, यहाँ पे एनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आप पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो देखिए इन दोनों को तो आप हम सिरे से खारिज कर दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव भी नहीं है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चूंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी प्रदर्शित कर सकता है और क्वांटिटी को भी, लेकिन याद रखिएगा एनी हो गया, सॉम हो गया, ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जो कि यदि इनके बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन आ जाए तो ये किसका काम करते हैं? ये काम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करते हैं अगर इसके बाद में कोई काउंटेबल नाउन आ जाए। लेकिन यही एनी और सॉम के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये किस चीज़ का काम करते हैं? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करते हैं। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि कहा आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज, मैंगोज जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा एनी। ठीक, उम्मीद है समझोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11वां प्रश्न, यू शुड अवॉइड डैश एक्स्ट्रा मनी। ऑप्शन है ए टू स्पेंड, स्पेंड, सॉरी टू स्पेंड दो बार लिखा गया है, फिर टू स्पेंड और स्पेंडिंग। तो देखिए याद रखिएगा, इस ये जो एवॉइड हो गया, कुछ ऐसे वर्ड हैं, एवॉइड हो गया या फिर माइंड हो गया, एवॉइड हो गया, माइंड हो गया, इंजॉय हो गया, डिनाई हो गया, फील हो गया, ये जो वर्ड हैं इनके बाद में हमेशा जेरंड का प्रयोग किया जाता है। और जेरंड क्या होता है? तो जेरंड V4 होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंडिंग हो जाएगा। यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो जेरंड होता है V4 तो होता है, लेकिन ये किसके रूप में काम करता है? तो नाउन के रूप में काम करता है। कहाँ कहाँ? तो या तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट वर्ड के रूप में काम करता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा कि जब वर्ब फोर सब्जेक्ट का काम करे, या ऑब्जेक्ट का काम करे, या कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो वह जेरंड कहलाता है। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12वां प्रश्न,
आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने लगभग काम को समाप्त कर लिया है। एडवर्ब बताना है कि ऑलमोस्ट कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में तरीका को बताया जाता है तो ये नहीं हो सकता। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को बताता है, ये भी नहीं हो सकता। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीव्रता को बताता है, ये भी नहीं हो सकता। एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस हद तक काम हुआ है, तो ये बिल्कुल बता रहा है किस हद तक काम हुआ है, लगभग पूरा हो गया, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां प्रश्न। चूज द करेक्ट वन, यानी कि इनमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। पहला सेंटेंस कह रहा है वी शुड प्रे ऑफ गॉड, गलत है, क्योंकि 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 क्यों होगा, चलिए देखिए आगे देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है वी शुड प्रे टू गॉड। तीसरा कह रहा है वी शुड प्रेज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि शुड के बाद जो है V5 का प्रयोग नहीं होता है। वी शुड प्रे इन गॉड, देखिए ये भी नहीं होगा, सही जवाब हमारा बी होगा, क्योंकि प्रे अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न, इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। इसमें इरर बताना है आपको। तो कहता है इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, चूंकि जो रात क्या है, स्टॉर्मी है, आंधी तूफान वाली रात है। यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग, तुम्हें अवश्य सोचना चाहिए क्या, अपने प्लान को, अपने प्रोग्राम्स को कल शिफ्ट कर देने के लिए, उसको टाल देने के लिए, यानी कि। तो देखिए इसमें बहुत ही इजी रूल है, अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे पीछे वाला वीडियो कहाँ गया, यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि शुड जो है क्या है, एक मॉडल वर्ब है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने बात क्या रहता है, वर्ब वन लेता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मस्ट भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब अपने बात क्या लेता है, वर्ब वन लेता है, लेकिन यहाँ पे थॉट क्या है, V2 या V3 है, तो इसलिए हम लोगों का ये गलत हो जाएगा दूसरा सेगमेंट, यानी कि इसमें बी गलत है, यानी बी आंसर होगा। सही क्या लिखेंगे, मस्ट थिंक, मस्ट थिंक, यहाँ पे V1 हो जाएगा। तो इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसमें भी इरर चूज करना है, अगर कोई इरर नहीं हो तो हमारा आंसर ई होगा, यानी कि नो इरर। तो कहता है डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, क्या तुम्हें कोई शक है इस बॉय, इस लड़के के सफलता पर, जो कि आदी है हार्ड वर्क करने के किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी परिस्थिति में। तो इसमें बहुत इजी इसमें भी है, अगर आप तो चूज कर लिए हो तो ठीक है ना, तो मैं तो बताऊंगा ही। याद रखेगा चीज हमेशा डू, डज और डिड जिस वाक्य में लग गया उसके में केवल V1 ही हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि डू है और इसलिए हम यहाँ पे डाउटेड का प्रयोग न करके केवल डाउट का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। He dash be 18 years old. He dash be 18 years old. ऑप्शन है हमारा ए might, be, would, she, must और डी may। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बी would। He would be 18 years old, वह 18 साल का होगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, He would be 18 years old। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां प्रश्न, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि उस वर्ड को चूज कीजिए जो सही लिखा गया है। ठीक, तो सबसे पहला वर्ड ऑप्शन पहले देते हैं हार्मोनस, ग्रेटिंग, डिस्कॉर्डेंट और रैंकर। ठीक, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा हार्मोनस। हार्मोनस नहीं होता है, गलत है, सही वर्ड होता है हार्मोनियस। हार्मोनियस जो होता है वो सही वर्ड होता है, जिसका अर्थ होता है सुसंगत। सुसंगत इसका अर्थ होता है। दूसरा वर्ड है ग्रेटिंग, ये भी गलत है। ग्रेटिंग जो होता है GRATING होता है ग्रेटिंग, इसका अर्थ होता है सख्त। लोग बोलते हैं सख्त लौंडा, तो वही सख्त लौंडा वाला में का सख्त है। तीसरा है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का अर्थ होता है बेसुरा, बेसुरा। और डिस्कॉर्डेंट का जो स्पेलिंग ये भी गलत है, सही स्पेलिंग इसका क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट नहीं होता है, डिस्कॉर्डेंट होता है, यानी कि DISCORDANT, डिस्कॉर्डेंट।
और रैंकर बिल्कुल सही है, ठीक। और इसका अर्थ होता है विद्वेष, विद्वेष इसका अर्थ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है और हमें सही ही चूज करना था इसमें। देखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन में दो चीज़ देता है, एक देता है कि स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और दूसरा देता है स्पॉट द रॉन्ग, शायद रॉन्ग देता है ना, ऐसे रॉन्ग देता है, दूसरा ला याद नहीं है, ठीक। लेकिन समझ में आ जाता है, ऐसा एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या देता है। सब लिखता है स्पॉट द मिस स्पेल्ड, या फिर हाँ ऐसा लिख सकता है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां प्रश्न। सतीश सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई, ठीक। ऑप्शन है हमारा ए, सतीश आस्क्ड हिम दैट व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई। बी, सतीश आस्क्ड हिम व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई। सी, सतीश आस्क्ड हिम व्हेन ही शुड रिटर्न फ्रॉम मुंबई। एंड डी, सतीश आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो देखिए, इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है दैट और व्हेन। कभी भी जब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो नरेशन में तो हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो पहला ऑप्शन इसी तरह टाइटाफिस हो गया, कट गया। दूसरा का है सतीश आस्क्ड हिम व्हेन ही विल रिटर्न, चूंकि ये वाला पार्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट चाहिए, और यहाँ पे विल है तो नहीं होगा, गलत। विल होता ही नहीं है, सीधे मतलब क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा तो विल नहीं होगा इधर। सतीश आस्क्ड हिम व्हेन, ये दोनों बिल्कुल सभी रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुड जो है ये सूटेबल नहीं है, वुड सूटेबल होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी, सतीश आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां प्रश्न। बी फूल, बी फूल का साइनोनिम बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस, ग्रो, चीट और स्लाइस। स्लाइस का अर्थ होता है टुकड़ा, स्लाइस का टुकड़ा होता है। चीट का अर्थ होता है धोखा देना, उल्लू बनाना, छल करना। ग्रो मतलब उगना या आगे बढ़ना भी कह सकते हैं, उगना ही लिख दीजिए। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ठीक। और विफुल का भी अर्थ होता है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना या धोखा देना कह सकते हैं, उल्लू बनाना, गधा बनाना, जो कहिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा इसका 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका साइनोनिम क्या होगा, ऑप्शन है ए इम्पोर्टेंट, बी डिसेबल्ड, सी होम ग्रोन और डी नो वॉइस। नो वॉइस का अर्थ होता है नौसिखिया, नौसिखिया होता है वॉइस का अर्थ। होम ग्रोन का अर्थ होता है जो घर में उगाया गया उसको होम ग्रोन कहते हैं, ठीक। अगला है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का अर्थ होता है जैसे कि क्या बोलूं, जैसे कि कमजोर कह सकते हैं, कमजोर, कमजोर कह दीजिए, निर्बल कह दीजिए, निर्बल कह सकते हैं, ठीक। इम्पोर्टेंट का अर्थ आप जानते होंगे महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण। और इम्पोर्टेंट का भी अर्थ होता है कमजोर कह दीजिए, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें हमने एक मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया, इसमें देखा। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपना जो भी राय देना हो, मैं नहीं कहता वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब कर देना, शेयर भी कर देना मन करे तो। लेकिन मुझे आपसे अधिकतम इस बात की उम्मीद होती है कि आप अपना सुझाव दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमियां थी, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। आप अपना सुझाव मुझे दीजिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दीजिएगा तो। अब बाकी तो ये आपके हाथ में है कि वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नहीं करना है, या फिर जो भी करना है आपके हाथ में है। तो चलिए हम यहीं पे सेशन को स्टार्ट क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।